Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fine, beta. Now, welcome you once again in your science class. Dear, as you know, we have already started our chapter number 3, chemical substances and processes. In previous videos, we have discussed about the states of matter, symbols, chemical formulas. Okay. Now, in today's video, we will discuss about the chemical equation. So, let us start. Yes, beta. So we will start from our today's topic is chemical changes. First आता है chemical changes. आपने अपनी 6th क्लास में पढ़ा है physical changes, chemical changes. Chemical changes वो changes होते हैं बेटा जिसमें आपका जब कोई भी दो substances आपस में react करते हैं and they will form a new product. वो new चीज़ बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं chemical change. हाँ जी, तो फिजिकल चेंजेस में बेटा क्या होता है कि जब भी आपको ये चीज़ जैसे आपका रबड़ बैंड है, अगर आपने एक रबड़ बैंड को स्ट्रेच किया, वापस क्या होगा कि आप अपना जब फोर्स हटाएंगे वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है ना। तो दिस टाइप ऑफ एग्जांपल इज नोन एज द फिजिकल चेंज। बट केमिकल चेंज में क्या होता है, जैसे अगर आपने पेपर को बर्न कर दिया तो टोटली न्यू चेंज बन गया। जो आपका ऐश बनेगा, पेपर की जो ऐश बनेगी वो टोटली न्यू चेंज है ना, वो नया सब्सटेंस बन गया क्योंकि उसका स्टेट भी अलग है, उसका कलर सब कुछ प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ अलग होगी। तो दैट चेंज इज कॉल्ड केमिकल चेंज। ओके, तो यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स दिए। मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ़ का पिघलना, इट इज़ आल्सो अ फिजिकल चेंज है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है मेल्ट हो जाती है आइस, वापस आप उसको वाटर को भी आइस में कन्वर्ट कर सकते हो, आइस को आप वाटर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो दैट इज़ अ फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल, इट इज़ अ केमिकल चेंज। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क से कर्ड बन गई, दही बन गई, तो दही से वापस आप मिल्क तो नहीं बना सकते, तो दैट इज़ अ केमिकल चेंज। ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास, ग्लास का टूट जाना, वो फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो जब आपसे मिल्क से कर्ड बनी थी तो उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल चेंज हो गई थी। दूध का टेस्ट, दही का टेस्ट, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं दे आर टोटली डिफरेंट। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, जब आपका ग्लास ब्रेक हुआ तो उसकी जो पीसीज हो गए, उन पीसीज में और ग्लास की प्रॉपर्टीज़ में कोई डिफरेंट नहीं है। आइदर उनका शेप चेंज हो गया बट रैदर देन उनकी प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंजेस नहीं आया, तो डेट इज़ कॉल्ड फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल में हम इसको केमिकल चेंज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब आपकी कैंडल बर्न हो जाती है, वो मेल्ट हो जाती है और वो कन्वर्ट हो जाती है स्मोक वगैरह में, है ना। तो जो आपका प्रोड्यूस हो रहा है स्मोक, धुआं जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, उसे लाइट प्रोड्यूस हो रही है, उसकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट है। एंड कैंडल की जो प्रॉपर्टी है, वैक्स की प्रॉपर्टी, इट इज़ टोटली डिफरेंट। सो इट इज़ आल्सो अ केमिकल चेंज। स्लो है, फास्ट है, ये आप खुद देखोगे, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल, ये भी आप खुद करेंगे। ओके, तो आई टोल्ड यू कि जब भी आप एक केमिकल चेंज करते हो तो एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में बदल जाता है। क्लियर? और इस चीज़ को हम बोलते हैं, और क्यों बदल जाता है, क्योंकि जो दो सब्सटेंसेस आपके आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोई भी देखो दो सब्सटेंसेस तो आपस में चाहिए ही आपके। एक रिएक्शन अगर आपने करवानी है, किन्हीं भी दो चीज़ों को आप जब मिक्स करते हो तो वो आपस में रिएक्शन करते हैं, ठीक है, एंड दे विल फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। तो जो वो रिएक्शन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। लुक एट हियर, यहाँ लिखा है फॉर एग्जाम्पल आयरन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मॉइस्चर। जैसे आपका आयरन है, आपको पता है जब वो मॉइस्चर या एयर के कॉन्टैक्ट में आता है तो उसके ऊपर रस्टेड मतलब जंग लग जाता है। कॉपर से बनी हुई चीज़ें जो है वो ग्रीन कलर का उनके ऊपर एक सब्सटेंस आ जाता है, कोटिंग हो जाती है वह जब वो मॉइस्ट एयर के कॉन्टैक्ट में आती है। बर्निंग ऑफ वुड, अगर आप लकड़ी को जलाते हो तो वो ऐश और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऑल दीज प्रोसेसेस इन विच अ न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, दे अंडरगो अ केमिकल change and the process is called chemical reaction. क्लियर है कि ये जो पूरा प्रोसेस है इसको आप क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे आपकी कोई भी दो ऑफ सब्सटेंसेस या मोर देन टू सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं एंड दे विल फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। सो दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। नाउ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर द सब्सटेंसेस विच आर रिएक्टिंग विद ईच अदर। जो भी दो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, दे आर नोन एज रिएक्टेंट। क्लियर? रिएक्टेंट मीन्स द सब्सटेंसेस विच अंडरगो अ केमिकल चेंज, जिनके अंदर चेंज आ रहा है वो सब्सटेंसेस, या आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो कि वो सब्सटेंसेस जो रिएक्ट कर रहे हैं, आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट। एंड द न्यू सब्सटेंस फॉर्म, जो आपका नया सब्सटेंस बना, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। जैसे कि यहाँ पे लकड़ी जली है ना, लॉग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड, आपकी लकड़ी जल रही है तो वो रिएक्टेंट है। ऐश एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? तो एक तो हम सिंपल लिखना, लाइक
एक इस तरह से हमने लिख दिया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हमें क्या मिल बनाता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करके हमें क्या देते हैं, वाटर। एक तो हमने सिंपली ये लिख दिया बेटा, ठीक है। बट नाउ एज आप पढ़ चुके हो कि हाइड्रोजन का एक सिंबल होता है, ऑक्सीजन का एक सिंबल होता है, वाटर का एक फार्मूला होता है, या भी आप टॉपिक्स पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हो। तो अब हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से ना लिख करके इनके हम क्या करते हैं, सिंबल्स को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। हम इनके सिंबल्स को यूज़ करते हैं। लाइक हाइड्रोजन का होता है H2, ऑक्सीजन को O2 और वाटर का H2। हमने इस तरह से जब इसको लिख दिया तो तब हम इसको क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। और एक केमिकल इक्वेशन जब में आप लिखते हो तो उसमें आप क्या क्या लिखते हो, एक तो जो भी आपके सब्सटेंसेस हैं, जो भी एटम्स हैं, उन सब के फार्मूले, उन सब के सिंबल्स एंड एज वेल एज उनकी स्टेट कि वो किस स्टेट में है। लाइक अब यहाँ पे मेरा H2 है, वो गैशियस स्टेट में है, ऑक्सीजन इट इज़ अगेन इन गैशियस स्टेट एंड H2O इट इज़ इन गैशियस स्टेट। तो आपको एक इक्वेशन देख के पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन का सिंबल है जो कि गैशियस स्टेट में है, ऑक्सीजन का सिंबल है जो कि गैशियस स्टेट में है, दोनों ने रिएक्ट किया बना दिया वाटर, अगेन इट इज़ इन गैशियस स्टेट। क्लियर बेटा? सो ये हो गया मेरा केमिकल इक्वेशन। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि रिएक्टेंट है और ये मेरे प्रोडक्ट हैं। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास कि हमें ये चेक करना है, ये जो मेरे रिएक्टेंट हैं दे आर प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट इज प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड। नाउ आई शुड चेक कि मेरे जो नंबर ऑफ एटम्स हैं या नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं क्या वो सेम है। ठीक है, अब हम उनको चेक करते हैं। तो उनको चेक कैसे करेंगे, आई मेड अ टेबल, मैंने यहाँ पे एक टेबल बना लिया है। ठीक है, पहले मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, कार्बन प्लस ऑक्सीजन बनाता क्या है मेरा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बनाता है। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बना लिया जिसमें मैंने लिखा सिंबल ऑफ एलिमेंट, फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया रिएक्टेंट। यहाँ पे मैं ये भी लिख सकती हूँ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, मैंने ये मेंशन कर दिया। यहाँ पे मैंने लिखा कार्बन, ऑक्सीजन, हमने सिर्फ इनके सिंबल्स लिखने हैं, हमने इनका फॉर्मूला नहीं लिखना। आई एम राइटिंग जस्ट सिंबल कि कार्बन का C होता है, ऑक्सीजन का O होता है। क्लियर? जो हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिंबल्स बताए थे। ठीक है, सोडियम का Na, उस तरह से। तो हमने सिर्फ सिंबल लिखना है, फॉर्मूला नहीं लिखना। सो आई हैव रिटन हियर द सिंबल। अब मुझे चेक करना है कि ये मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे कार्बन के नंबर कितने हैं। 1, here is the carbon 1, here is the oxygen is 2 and here is oxygen is 2. So now check this, here is 1, here is 1, 2, 2. तो this equation is already balanced, यहाँ पे तो equal है। ठीक है, अब हमें एक और equation है मेरे पास, like see here H2 plus O2 बनाता क्या है, water. This is the formula of H2 यानी कि hydrogen, this is the oxygen formula and this is the water formula. Now again it is a मेरी left hand side and it is my right hand side of equation. You have just written here H for hydrogen, O for oxygen. Now check here, here is a 2. 2 यहाँ पे लिखा हुआ है तो it means यहाँ पे 2 atoms हैं, है ना, 2 एंड यहाँ पे भी 2 हैं, मेंशन कर दिया। Here is the oxygen 2 है, हमने लिख दिया। अब यहाँ पे मेरा ऑक्सीजन 1 है, ये तो मेरे बैलेंस्ड है, ये ऑलरेडी सेम है। अब मुझे 1 को भी बैलेंस करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, बैलेंस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास एक लॉ है, हमारे पास एक रूल है, केमिस्ट्री का अपना एक रूल है जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये रूल, ये लॉ कहता है कि जब भी आप रिएक्शन करवाते हो, ठीक है, जब भी आप नंबर ऑफ एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की जब आप रिएक्शंस करवाते हो तो जितने नंबर आप एटम्स के, एलिमेंट्स के स्टार्टिंग में लेते हो तो रिएक्शन के बाद भी वो उतने ही रहते हैं। क्योंकि बिकॉज ये लॉ हमारा कहता है कि एटम्स का जो मास है, मास मतलब उनका जो वेट है या जो भी जिस कॉम्बिनेशन से, जिस भी पार्टिकल से वो बने हैं, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो आप उसको क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप उसको बना सकते हो, ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, द मास ऑफ आइटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना आप उसको खुद क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू
अनदर फॉर्म, कि ये सिर्फ जो मास है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकता है. सो दैट्स वाई दिस इज द रूल, और इस रूल को फॉलो करते हुए ही हम इसको क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं. ठीक है, जैसे कि इसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 एटम यहाँ पे हैं मान लो मेरे, और यहाँ पे मेरे 3 एटम्स हैं, तो टोटल मिलके 5 ही होने चाहिए जब कंबाइन होंगे. 2 और 3 5 हैं, तो इधर भी मेरे 5 ही होने चाहिए, कम नहीं हो सकते, ना ज़्यादा हो सकते ना कम हो सकते हैं. तो इसी चीज़ को पूरा करने के लिए हम इनको बैलेंस करते हैं. पहले हम चेक करते हैं वो बैलेंस है या नहीं. अगर वो बैलेंसिंग ऑलरेडी है तो देयर इज़ नो नीड टू बैलेंसिंग. अगर वो बैलेंस नहीं है तो वी हैव टू बैलेंस इट. लाइक अब यहाँ पे 1 एटम था, यहाँ देखो हाइड्रोजन मेरे दोनों जगह बैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये बैलेंस नहीं है. तो व्हाट शुड आई डू, मैं इसको क्या करूँगी, 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं 2 से. आप ये देखिए मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी 2 हो गया. अब मैं इसको दोबारा अगर मैं लिख के देखती हूँ, ठीक है, अब मैं, अच्छा सेकंड चीज़ क्या इंपॉर्टेंट, अब आपको वो जो 2 लिखना है जिससे आपने मल्टीप्लाई किया है वो आपको फ्रंट में लिखना है. आप इस ऑक्सीजन के यहाँ पैर में नहीं लिख सकते, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. इस ऑक्सीजन के आप आगे नहीं लिख सकते क्योंकि मेरा H2O ऐसे था ना, तो अगर आपने इसके यहाँ लिख दिया तो भी रॉन्ग है, अगर आपने इसके आगे लिख दिया तो भी रॉन्ग है. तो राइट मेथड इज, क्योंकि ये पूरा फार्मूला है तो आप इसके आगे लिखेंगे. क्लियर. एंड देन अगेन आप चेक करेंगे, ये नहीं कि आपने मल्टीप्लाई करके छोड़ देना है, नहीं, यू हैव टू चेक इट अगेन. आप उसको दोबारा फिर चेक करेंगे. लाइक अब मेरी इक्वेशन क्या है, अब मेरी इक्वेशन है बेटा H2, ये मेरी H2O2 और ये मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया. अब अगर मैं देखती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे कितने हैं, H भी 2 हैं, यहाँ मेरे पास अब H कितने हैं 2. अगर यहाँ पे देखें तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 ज़ा 4. अब मेरे यहाँ पे 4 हो गए, इस केस में तो मेरे 4 हो गए हैं, इस केस में मेरे 2 ही थे. ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 2 हो चुके हैं. अब मुझे इधर H को बैलेंस करना पड़ेगा, तो H को बैलेंस करने के लिए मैंने अब की बार यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी 4 हो गया, इधर भी 4. तो इधर मल्टीप्लाई किया बिकॉज हमने लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया, तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे 2 के आगे लिख देंगे. क्लियर. तो दिस इज द वे हाउ वी बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस. हमें इस तरह से बैलेंस करना पड़ता है. एक और इक्वेशन आप फटाफट दिखा देती हूँ मैं आपको, Na+Cl2. ठीक है, ये मैं हटा देती हूँ अभी. तो ये आ गया NaCl, मेरी ये इक्वेशन बन गई. आपने लिखा Na और ये Cl, Na इज़ 1 1, Na 1 था 1 आ गया, Cl 2 था तो 2 आ गया, Cl यहाँ पे 1 ही था तो हमने 1 लिख दिया. अब ऊपर वाले दोनों बैलेंस है, इसको बैलेंस करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से. अब आप देखो 2 से मल्टीप्लाई किया है, कौन सी साइड में किया है, राइट हैंड साइड में. तो राइट हैंड साइड तो मेरी ये है प्रोडक्ट वाली. ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया आपने क्लोरीन को, तो अब ये फार्मूला इकट्ठा है, तो मैंने आपको बता चुकी हूँ आप यहाँ नहीं लिख सकते, बीच में नहीं लिख सकते, तो आप आगे लिखेंगे. फिर आपने यहाँ पे लिख दिया ये 2. अब फिर मैंने आपको बताया था कि आपको दोबारा फिर रीचेक करना है. अब आप रीचेक करेंगे तो देखेंगे अब मेरा ये सोडियम 1 है, ठीक है, इधर मेरा सोडियम हो गया 2, नीचे वाले तो मेरे बैलेंस हो गए. अब मेरा ये बैलेंस नहीं था, तो मैंने इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई किया तो मैंने यहाँ पे इसके आगे 2 लगा दिया. तो दिस इज हाउ वी बैलेंसिंग आवर केमिकल इक्वेशंस. क्लियर है बेटा. सो बेटा ये मैंने आपको समझा दी. हेयर आर द 3 इक्वेशंस विच यू हैव टू बैलेंस. आपको प्रैक्टिस करनी है और इनको बैलेंसिंग करना है और ट्राई करना. अगर आपको बैलेंसिंग समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं आती है तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है सो प्लीज़ आस्क मी. थैंक यू माय डियर किड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे.